हेलो, नमस्ते, जय जोहार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4, जो कि रहेगा छत्तीसगढ़ के इतिहास में मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल, मौर्य डायनेस्टी। ये जो मौर्य काल है ये 321 से 186 ईसा पूर्व तक के चला था और इसके जो संस्थापक थे कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 317 ईसा पूर्व में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, जिसके हेल्प से चाणक्य की मदद से, चाणक्य की हेल्प से इन्होंने इसके नंद डायनेस्टी के रूलर, नंद डायनेस्टी के राजा धनानंद को हरा के इस राज्य की नींव रखी थी। फिर उसके बाद कौन आए? सम्राट अशोक आए। लगता था इनको भी पूरे राज्य को, है ना, विस्तार करना इनको अच्छा लगता था। ये बहुत ही दूसरे राज्यों के साथ में क्या करते थे? फाइट करते थे, और फाइट करने के बाद में वो राज्य को अपने राज्य में शामिल करके राज्य विस्तार करते थे, है ना, राज्य विस्तार करते थे। तो सम्राट अशोक कलिंग से लड़ने के लिए जा रहे थे, कलिंग अभियान में जा रहे थे, तब इनको रास्ते में क्या पड़ा? दक्षिण कौशल पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दक्षिण कौशल हमारे छत्तीसगढ़ का क्या है? पुराना नाम है। तो दक्षिण कौशल कलिंग के रास्ते में पड़ने के कारण इन्होंने उसको क्या बोल दिया? दक्षिणा पथ बोल दिया। क्या बोल दिया? दक्षिणा पथ। ठीक है, अब जब कभी भी दक्षिणा पथ बोलेंगे तो आपको समझ जाना है कि ये छत्तीसगढ़ के बारे में बात हो रही है, इसी एरिया के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो जब उन्होंने सर्वप्रथम कलिंग पर चढ़ाई करने की बात की तो कलिंग का साथ छत्तीसगढ़ के 8वीं गणराज्यों ने दिया था। जो कलिंग देश है, ये जो कलिंग है, इसकी जो हेल्प है वो 8वीं गणराज्य कर रहे थे, और 8वीं गणराज्य में यही छत्तीसगढ़ भी, हमारा दक्षिणापद भी शामिल था। जब कलिंग से युद्ध किया था, है ना, तब इन्होंने बहुत क्या देखा था? भयावह दृश्य देखा था। ऐसा बोलते हैं कि वो नज़ारा इतना भयानक था, सब तरफ खून बह रहा है, मतलब ऐसा बोलते थे कि पूरी खून की नदी बह गई थी, है ना। तो उससे जो सम्राट अशोक है वो बहुत ही दुखी हो गए थे, है ना, दुखी हो गए थे। ये इनके प्रशस्त्र अभिलेख क्या होता है? यूलॉजिस्टिक इंस्क्रिप्शन होते हैं। ये जनरली पिलर्स में या फिर रॉक्स में खुदवाए जाते हैं, है ना। पिलर्स या रॉक्स में इंस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिलेगा। ये किसी भी राजा ने किसी एरिया को जीत लेते थे या कुछ अच्छा काम करते थे तो उसमें सभी लोगों को जानकारी हो, ऐसा करके ये क्या करते थे? इंस्क्रिप्शन करते थे, है ना। तो इसी प्रशस्त्राभिलेख में इन्होंने क्या करवाया है? अंतानाम अविजितानम गुदवाया है। इसका मतलब क्या है कि सम्राट अशोक ने कलिंग अभियान के में तो सभी एरिया को जीत लिया था, लेकिन 8वीं गणराज्य को ये अपने काबू में नहीं कर पाए थे, क्योंकि दक्षिण कौशल के एरिया के जो लोग थे वो कैसे थे? स्वतंत्रता पसंद करते थे, किसी की गुलामी पसंद नहीं करते थे, है ना, स्वतंत्रता प्रेमी थे। ऐसा इसमें किसमें लिखा है? अंतानम अविजितानम, ये उत्कीर्ण इन्होंने करवाया है। ठीक है, और हमको कैसे पता चलता है? ये जब हिंसंग जी आए थे, हिंसंग चाचा जी आए थे, तो इन्होंने लिखा था कि दक्षिण कौशल में सम्राट अशोक ने क्या निर्माण कराया था? स्तूप का निर्माण करवाया था ना। हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्तूप का, प्राचीन इतिहास में स्तूप का निर्माण करवाया था। लेकिन हिंसंग ने ये नहीं कहा था कि अशोक यहाँ के रूलर थे या मौर्य लोग का यहाँ पर कभी रूल हुआ करता था, ऐसा इन्होंने नहीं लिखा है। बस इन्होंने ये लिखा है कि अशोक ने स्तूप का निर्माण करवाया था। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जब ये दक्षिण पथ अभियान में थे तो जाते जाते रास्ते पर दक्षिण कौशल में रुके, इनको दिखा दक्षिण कौशल भी बहुत अच्छा जगह है करके, तो यहाँ पर इन्होंने स्तूप का निर्माण करवा दिया था। ठीक है, ये हमको कैसे पता चलता है सम्राट अशोक के बारे में? सिक्कों से पता चलता है, कॉइन से पता चलता है, जो कि हमको मिला है अकलतरा, ठठारी, बिलासपुर। ये सभी आपको बिलासपुर डिवीजन में देखने को मिलेगा। ठीक है, और आहत मुद्राएं, आहत मुद्रा मतलब पंचमार्क्ड कॉइन्स, हमको पंचमार्क्ड कॉइन्स जो मिला है वो किसके हैं? तांबा और चांदी के हैं। ठीक है, तांबा और चांदी की पंचमार्क्ड कॉइन्स मिले हैं। अब देखिए, ये जो अशोक थे, ये जब कलिंग युद्ध को जीत गए थे, कलिंग के लड़ाई को, बैटल को जीत गए थे, तब इन्होंने इतने ब्लड, इतने खून देखे कि इनका दिल दहल गया था। उस दिन के बाद से इन्होंने सोचा कि भाई यही मेरा आखिरी लड़ाई होगा, इसके बाद से मैं कोई भी फाइट, कोई भी लड़ाई नहीं लड़ूंगा, है ना। तो इन्होंने क्या किया? धम्म विजय प्रारंभ किया। धम्म विजय क्या? बुद्धिज्म। ये धम्म विजय क्या है? धम्म बुद्धिज्म से रिलेटेड है ना। तो बुद्धिज्म से इन्होंने धम्म विजय प्रारंभ किया और इसी से छत्तीसगढ़ के वनवासियों का दिल जीत लिया था इन्होंने। ठीक है, तो ये कैसे पता चलता है हमको? ये 2 शिलालेख इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, एक सीता बेंगरा और एक जोगीमारा। ये भी हम देख चुके हैं, सीता बेंगरा की गुफा और जोगीमारा की गुफा, लेक्चर 1 में। ठीक, अब देखिए विद्वान लोग क्या कहते हैं। जो हमारे छत्तीसगढ़ के विद्वान हैं वो क्या कहते हैं? गोकुल प्रसाद जी ये कहते हैं कि इस कलिंग के युद्ध में,
इस कलिंग के युद्ध में 1 लाख योद्धा मर गए थे और 1.5 लाख बंदी बने थे। और इसी समय जब सब लड़ाई झगड़ा सब चल रहा था तो क्या हुआ था, अकाल पड़ गया था और बहुत सारे लोग रोग से क्या हो गए थे, मर गए थे, है ना, उनकी डेथ हो गई थी। बहुत सारे डिसीजेस आ गए रहे होंगे, इतना ब्लड बहेगा, अकाल आएगा तो डिसीजेस भी आ गए थे, तो बहुत सारे लोग मर भी गए थे। फिर राय बहादुर हीरालाल जी कहते हैं कि ये जो कलिंग देश है ना, जिसको सम्राट अशोक ने जीता है, ये बंगाल की खाड़ी के किनारे है। कहाँ, जैसे कि ये बंगाल है, हम इंडिया का मैप देखते हैं तो क्या है, यहीं पर बे ऑफ बंगाल है ना, तो यहीं पर क्या है, ये कलिंग देश है। तो गोदावरी और महानदी के बीच में, गोदावरी और महानदी के बीच में क्या मिलेगा आपको, कलिंग मिलेगा। ये कौन कह रहे हैं, राय बहादुर हीरालाल जी कह रहे हैं। अब डॉक्टर श्याम कुमार पांडे जी ये क्या कह रहे हैं कि जैसे ही इन्होंने धम्म चालू किया है ना, धर्म से रिलेटेड जो धम्म है चालू किया, वो तब क्या हुआ था, अशोक के प्रति, कलिंग ने अशोक के प्रति मित्रता प्रदर्शित की थी कि ठीक है, आज के बाद हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, जो भी है हम अच्छे से रहेंगे। ये कौन कह रहे हैं, डॉक्टर श्याम कुमार पांडे जी कह रहे हैं। अब हमें यहाँ पर अवशेष हमको मिलते हैं, वहाँ से हमको पता चलता है। तो सबसे पहले हमको मिला है अकलतरा, जांजगीर चांपा की अकलतरा, तारापुर, रायगढ़, ठठारी, शक्ति में है, रायपुर के आरंग और उड़ेला में मिलता है। ठीक, अब देखिए ये जो अकलतरा में जो सिक्के मिले हैं हमको 259 सिक्के मिले हैं। ये क्या है, आहत मुद्रा है। आहत मतलब पंच मार्क्ड कॉइन्स है, ऐसे पंचिंग करते हैं ना, ऐसे दबा के प्रेस करके जो मुद्राएं यानी कि कॉइन्स बनाए जाते हैं, उससे हमको पता चलता है कि किसके मिले हैं, ये अशोक के मिले हैं। ठीक, फिर तारापुर रायगढ़ से हमको 15 सिल्वर पंच मार्क्ड कॉइन्स मिले हैं, 15। ठठारी शक्ति में हमको रूप भाषक सिक्का मिला है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, कुछ याद रहे ना रहे, ठठारी आपको याद होना चाहिए। ठठारी में मिले हैं आपको रूप भाषक सिक्का, कितने, 253। ये चांदी के पंच मार्क्ड कॉइन्स है, सिल्वर से बने हुए हैं, और रायपुर के आरंग और उड़ेला से मिला है। ठीक, अब देखिए ये जो कोटाडोल है, कोटाडोल कहाँ पर है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में। यहाँ से एट प्रेजेंट लेटेस्ट हमको अशोककालीन मूर्ति मिली है ना, अशोककालीन मूर्ति मिली है। फिर ये जो मल्हार है, मल्हार में हमको तांबा तथा शीशे के आहत तथा ढली मुद्रा मिली है, इसके ग्लास के और तांबा के। ठीक, अब ये जो मौर्य डायनेस्टी है छत्तीसगढ़ में आया तो इसका पतन कैसे हो गया, कैसे पतन हुआ होगा, तो मेन जो सोर्सेस है ये बताते हैं कि ये धार्मिक आंदोलन के कारण इसका पतन हो गया। देखिए सम्राट अशोक किसके फॉलोअर थे, बुद्धिज़्म के फॉलोअर थे, है ना। तो बुद्धिज़्म के रहते रहते, बुद्धिज़्म के फॉलोअर बनने के कारण अशोक ने भी कैसा किया, धर्म को राज्य धर्म बनाया। इन्होंने क्या किया, धर्म को ही राजधर्म बना दिया, जिससे वैदिक ब्राह्मण का महत्व घट गया था। और जैसे ही अशोक का निधन हुआ वैसे ही वैदिक धर्म स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट हुआ अभी हम आगे चल के देखते हैं। तो जैसे ही अशोक का डेथ हो गया, धार्मिक आंदोलन स्टार्ट हो गया, और वैसे ही बुद्धिज़्म का भी क्रेज कम होता चला गया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट आता है खारवेल या शुंग डायनेस्टी है ना। तो शुंग डायनेस्टी से हमको कैसे पता चलता है कि शुंग आए थे 183-152 ईसा पूर्व में। अशोक के लास्ट रूलर कौन थे, अशोक एम्पायर के बृहद्रथ, ये इनके वंशधर थे अशोक के बृहद्रथ। तो इनको मारकर, किसने, पुष्यमित्र शुंग ने मारकर राजगद्दी पर ये बैठ गए थे, है ना। और ये पुष्यमित्र शुंग जो थे वो क्या थे, सबसे ये ब्राह्मण थे, है ना। पुष्यमित्र शुंग क्या थे, ब्राह्मण थे। तो ये जो अश्वमेघ यज्ञ है जो बंद हो गया था, सालों तक के बंद हो गया था, ये इन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया कि भाई हम हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे करके। ठीक है, और इन्होंने उपाधि धारण की, किसकी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि पुष्यमित्र शुंग ही थे, तो मिनेंडर ने, एक थे यूनानी थे, ये जो मिनेंडर थे जब आए थे तब इनका तांबा का सिक्का हमको बालाघाट से मिला है। ठीक, ये पुष्यमित्र शुंग को अटैक करने के लिए आए थे और इन्होंने अटैक भी किया था, लेकिन पुष्यमित्र शुंग की सेना इतनी बड़ी थी कि इन्होंने इनको हरा दिया था। फर्स्ट अटैक, पहली बार अटैक कौन किया था, ये मिनेंडर ने किया था। दूसरी बार अटैक किसने किया था, कलिंग ने किया था, है ना। कलिंग और अशोक का भी चल रहा था, लेकिन जैसे अशोक की डेथ हो गई फिर कलिंग एक्टिव हो गया। अब कलिंग भी क्या किया, पुष्यमित्र शुंग को अटैक कर रहा था। अब ये कलिंग के बारे में, ये जो मैं बोल रही हूँ इसके बारे में आपको कहाँ से पता चलेगा, खंडगिरी के पास में हाथी गुफा में प्रशस्ति अंकित है ना। गुफा में रॉक इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पर आपको ये देखने को, लिखावट देखने को मिल जाएगी। श्याम कुमार पांडे जी क्या कहते हैं,
जो श्याम कुमार पांडे जी हैं, इन्होंने क्या बोला है, मल्हार में क्या मिला है, वसुमित्र के जो सिक्के मिले हैं उसको तांबे का सिक्का है, इसमें इन्होंने बताया है कि इसमें अश्वमेघ चित्र है। अब अश्वमेघ चित्र है मतलब देखिए अश्वमेघ यज्ञ कौन स्टार्ट कराया है, पुष्यमित्र शुंग कराया है, और यही लोग करते थे, है ना। तो इन्होंने बोला है कि अश्वमेघ चित्र अंकित है, तो हो सकता है कि यहाँ पर शुंग डायनेस्टी ने भी रूल किया है। ठीक, यहीं पर मल्हार में ही विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा मिली है, जो कि भारत की सर्वप्रथम अभिलिखित प्रतिमा है, रिकॉर्डेड आइडल है मल्हार में। ठीक, अब मौर्य का जैसे ही डाउनफॉल हुआ, है ना, तो जो मौर्य साम्राज्य था उसका जो क्षेत्र था वो अलग अलग राजाओं ने अपने अपने तरीके से यहाँ पर लड़ाई करके ले लिया, है ना। ये देखिए चारों तरफ से अटैक हो रहा था, तो नॉर्थ की तरफ शुंग रूल करने लग गए, ईस्ट में चेदी वंश आ गए कलिंग की तरफ, नीचे दक्षिणापथ में सातवाहन लोगों ने रूल किया और वेस्ट में यवनों ने किया। आर.डी. बनर्जी और गोपालाचारी ने क्या कहा है, ये स्वीकार करते हैं कि सातवाहनों का अधिकार दंडकारण्य क्षेत्र में था। तो इन्हीं के सोर्सेज से हमको पता चलता है कि सातवाहन लोग दक्षिण में निवास करते थे और इसको इन लोग कहते थे दक्षिणापथ। ठीक है, इसको दक्षिणापथ लोग इन लोग क्यों कहते थे, देखिए कभी भी ऊपर से लेके नीचे हमको नॉर्थ साउथ की तरफ जाना रहता था तो हमको छत्तीसगढ़ से होकर गुजरना पड़ता था, है ना। तो दक्षिण की तरफ जाने के रास्ते में बीच में आने वाले जगह को इन्होंने क्या बोल दिया, दक्षिणापथ। पथ मतलब क्या होता है, रास्ता, इसलिए इन्होंने छत्तीसगढ़ को जनरली दक्षिणापथ के नाम से जाना या बोला। सातवाहन डायनेस्टी जो है ना, ये अपने आप को दक्षिणापथ स्वामी कहते थे उस जमाने में, दक्षिणापथ स्वामी की हम ही इस दक्षिणापथ के स्वामी हैं। पुराणों में क्या लिखा गया है कि सातवाहन जो शासन था, काल था, उसमें 30 से अधिक राजा का उल्लेख मिलता है हमको। किसका, 30 से अधिक शासकों या राजाओं का उल्लेख मिलता है, और कहते हैं कि इन्होंने 400 से अधिक वर्षों तक राज्य किया था। इन शासकों के संरक्षण में अनेक क्या हुए थे, अश्वमेघ यज्ञ हुए थे। कौन कौन से हमने देखा था कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ स्टार्ट कर दिया था, है ना। तो अश्वमेघ यज्ञ हुआ था, और क्या हुआ था, राजसूय यज्ञ हुआ था। जितने भी मतलब यज्ञ होते थे वो पूरे के पूरे यहाँ पर स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के विरोधी तो नहीं थे, ऐसा नहीं था कि मतलब एकदम ही अपोजिशन कर रहे हैं, लेकिन इस समय शिव और कृष्ण की पूजा काफ़ी प्रचार मतलब बहुत मात्रा में होती थी। जहाँ देखो वहाँ शिव जी और कृष्ण की पूजा करते थे। ठीक है, इनके राज्यकाल में प्राकृत साहित्य की पर्याप्त रूप से उन्नति हुई थी। अब देखिए प्राकृत साहित्य जब ये थे तो इन्होंने कौन सा लिटरेचर का यूज़ किया, प्राकृत लिटरेचर का यूज़ किया था। और इन्हीं के समय, किसके समय में, सातवाहन के ही समय में गुणाढ्य ने वृहत कथा लिखी थी। वृहत कथा किस में लिखी थी, प्राकृत भाषा में लिखी थी। ठीक है, और हाल ने, ये है हाल, इन्होंने सतसई गाथा कौन सा, सप्तशतिका का संग्रह किया था। सप्तशतिका का संग्रह किया था, ये भी किस में किया था, इन्होंने प्राकृत लिटरेचर में किया था। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये जो सातवाहन लोग हैं वो कौन सा लिटरेचर यूज़ करते थे, प्राकृत यूज़ करते थे। और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी किसको, प्रतिष्ठान को। प्रतिष्ठान मतलब पैठान, जो अभी महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जब हम किंग की हायरार्की देखते हैं हम, तो सबसे पहला देखते हैं कि जो सातवाहन का सबसे पहला राजा था, प्रथम नरेश था, वो कौन था, शिशुक था। इसको सिमुक भी कहते थे। ये क्या था, ब्राह्मण था। ठीक है, इस वंश में राज्य विस्तारवादी अनेक नरेश हुए थे, लेकिन सातकर्णी प्रथम, ये जो था सातकर्णी प्रथम के राजत्व काल में सातवाहनों का राज्य विस्तार जबलपुर तक हो गया था, है ना। ये ऑल इंडिया लेवल में था, लेकिन सातकर्णी प्रथम के समय में जबलपुर तक, अब जबलपुर कहाँ से, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश तो लगा हुआ है ना, तो जबलपुर तक हो गया था। और त्रिपुरी इसके अधिकार में था। किसके, सातकर्णी प्रथम के अधिकार में कौन था, त्रिपुरी था। ठीक है, सातकर्णी और गौतमी पुत्र सातकर्ण के बीच में कौन आया, राजा अपिलक। इन्हीं के बारे में जानकारी हमको सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में मिलती है। ठीक है, तो हम देखते हैं शिशुक, सातकर्णी प्रथम, राजा अपिलक, फिर गौतमी पुत्र सातकर्ण, फिर जो लास्ट रूलर था वो कौन था, पुलमाई था। ठीक, अब हमको सातवाहन के सोर्सेस कैसे पता चलते हैं कि छत्तीसगढ़ में है, हम लिटरेचर देखेंगे, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, आइडल्स, वुडन पिलर्स और फॉरेनर्स, इन सब के बारे में हम देखते हैं। चलिए देखते हैं हम सोर्सेस ऑफ सातवाहन। तो लिटरेचर अभी हमने देखा, हाल ने लिखा था सप्तशती का। ठीक है, ये किस में आएगा, लिटरेचर में आएगा। अब देखिए सातवाहन के समय में जो प्राकृत भाषा में लिटरेचर लिखा गया था उसका चाइनीज़ ट्रांसलेशन किया गया था। कौन सा, चाइनीज़ में ट्रांसलेशन, चीनी भाषा में
क्या किया गया था, अनुवाद किया गया था। चीनी भाषा में ग्रंथों का अनुवाद हुआ था सातवाहन लोगों का। ठीक, दूसरा हमको पता चलता है कहाँ से, कॉइन्स, सिक्के, कहाँ कहाँ से सिक्के मिले हमको। देखिए अभी जो हम देख रहे थे राजा अपिलक, तो इन्हीं राजा अपिलक के जो सिक्के हैं, तांबा का सिक्का हमको मिला है बालपुर, बिलासपुर में। बालपुर कहाँ है, बिलासपुर में है। और चौकोर तांबे के सिक्के मिले हैं। चौकोर मतलब ये। तो हम देखते हैं कि जो तांबे के सिक्के हैं उसके फ्रंट साइड में हमको हाथी प्रिंटेड दिखेगा और बैक साइड में दिखेगा कौन, स्त्री, खड़ी हुई स्त्री और नाग देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखना, खड़ी हुई स्त्री और नाग और हाथी हमको कहाँ से देखने को मिलेंगे, हमको मिलेंगे बालपुर में मिले चौकोर तांबे के सिक्के से मिलेंगे। ठीक, अब देखिए हमको यहाँ से बिलासपुर और चकरबेड़ा से रोमन सिक्के मिले हैं। रोमन के सिक्के कैसे, रोम के सिक्के कैसे रहते थे, गोल्ड के भी रहते थे और सिल्वर के भी रहते थे, सोना और चांदी दोनों के सिक्के रहते थे रोमन के सिक्के। अब बताइए छत्तीसगढ़ में बिलासपुर और चकरबेड़ा में रोमन के सिक्के कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि हम क्या करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे, हो सकता है व्यापार करते रहे होंगे तभी तो मिला है। रोम का सिक्का छत्तीसगढ़ में, वहाँ का सिक्का यहाँ कैसे आएगा, है ना। तो हम इससे बता सकते हैं कि व्यापार भी रोम से हम हो सकता है सातवाहन के समय करते रहे होंगे। ठीक, फिर इन्हीं के समय, सातवाहन के समय का कुषाण का तांबे का सिक्का हमको बिलासपुर में मिला है। कितने, 50 तांबे के सिक्के हमको मिले हैं। ठीक, मल्हार में देखिए ये जो मल्हार है, यहाँ हमको राजा अपिलक का कौन कौन सा सिक्का मिला है, राजा अपिलक का हमको तांबा और कांस्य का सिक्का मिला है, कॉपर का। वेदश्री का शीशे का सिक्का मिला है, किसका, शीशे का सिक्का। देखिए सतकर्णी का शीशे का 4 सिक्का मिला है और पुलवामी जो लास्ट रूलर था उसका हमको चांदी का सिक्का मिला है। तो इम्पॉर्टेंट है, राजा अपिलक का सिक्का कहाँ से मिला है और वो कौन से मटेरियल से बना था, तो वो तांबा और कांस्य से बना था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हमको कॉइन्स से पता चलता है कि सातवाहन काल में निर्मित जो सिक्के हैं या यूज़ करने वाले सिक्के हैं वो यहीं के रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए आइडल्स, प्रतिमाएं, हमको मूर्तियां कहाँ कहाँ से मिली हैं। सातवाहन काल में निर्मित जो पाषाण प्रतिमाएं हैं वो बिलासपुर जिले से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से, बिलासपुर जिला से है। इसी समय एक काष्ठ स्तंभ भी प्राप्त हुआ था। काष्ठ स्तंभ मतलब वुडन पिलर, अभी हम देखेंगे फोटो। वुडन पिलर ये कहाँ से मिला है हमको, किरारी से मिला है। ठीक है, अब किरारी गांव से ये जो काष्ठ स्तंभ मिला है, ये हीरानंद शास्त्री ने जब उनको स्टडी किया तो इन्होंने क्या बोला कि ये क्या है, यज्ञ स्तंभ है, यज्ञ। अब यज्ञ, आप फिर से मैं वही बोलूँगी कि यज्ञ जो राजसूय यज्ञ है ना, अश्वमेध यज्ञ है, तो यज्ञ ज़्यादा होते थे सातवाहन के समय में। तो ये जो वुडन पिलर मिला है ये क्या है, एक यज्ञ स्तंभ है। और इस यज्ञ स्तंभ को रायपुर, अगर आपको देखना है तो रायपुर के संग्रहालय म्यूजियम में रखा गया है, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। किरारी से हमको क्या मिला है, वुडन पिलर मिला है, काष्ठ स्तंभ मिला है जो कंस के काल का था, सातवाहन लोगों का था। इसको जनरली यज्ञ स्तंभ बोला जाता है। ऐसा बोलते हैं जब ये मिला था तो ये तालाब है ना, तो तालाब के बीच में ये क्या था, ऐसे गड़ा हुआ था, तालाब के बीच में यज्ञ स्तंभ था। ये इन्होंने हीरानंद शास्त्री ने बताया है इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल। और हम जब इसमें देखते हैं तो इन्होंने बोला है कि अलग अलग राज कर्मचारियों के पदों का उल्लेख भी है और ये प्रमाणित भी करते हैं कि जो यज्ञ करता रहे होंगे, है ना, ये जो यज्ञ कर रहे हैं, अब यज्ञ कौन करेगा, थोड़े पैसे वाले लोग ही करेंगे, है ना। तो यज्ञ स्तंभ है, उसमें राज कर्मचारियों के पदों का उल्लेख है। मतलब ये लोग जो थे महापराक्रमी, महाराजा धीराज, और उसकी राज प्रणाली जो रही होगी वो उच्च कोटि की थी, हाई लेवल की रही होगी, तब जाके ये लोग ऐसे स्तंभ गड़ा के यज्ञ कर रहे हैं। ठीक है, बिलासपुर जिले के मलार में, ये जो है ना मलार, इसको मलारी पत्तन भी कहते हैं, नामक गांव के पास में बूढ़ी खार गांव में वैष्णव देव पर विष्णु देव का मूर्ति है ना, उसमें मूर्ति लेख प्रथम शताब्दी का मिला है। और ये किस में लिखा हुआ है, ब्राह्मी लिपि। अभी तक किसका यूज़ हो रहा था, प्राकृत भाषा का। भाषा कौन सी थी, प्राकृत थी, लेकिन लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है, याद रखना। ठीक है, और ये जो बूढ़ी खार से मिला हुआ है मूर्ति लेख, इसमें हमको किसके बारे में जानकारी मिलती है, प्रजावती और भारद्वाजी नामक महिलाओं द्वारा किए गए निर्माण का उल्लेख मिलता है। ऐसा बोलते हैं कि ये जो विष्णु देव का मूर्ति है, इसको कौन, विष्णु देव का जो ये मूर्ति है, इसको प्रजावती और भारद्वाजी नामक 2 महिलाओं ने बनाया है। और इसमें जो मूर्ति लेख लिखी है वो कौन सी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है। ये हमको कहाँ से मिलता है, मल्लार के पास एक गाँव है बूढ़ी खार, वहाँ से हमको मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए
ये जो रोम के सिक्के हैं ना, अभी हमने पढ़ा, ये रोम के सिक्के भी आप रायपुर म्यूजियम में जाके देख सकते हैं, जिनको भी देखना है। बहुत ही छोटे छोटे गोलाकार के, चौकोर आकार के, अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं। अगर आपको देखना है तो ये भी रायपुर म्यूजियम में रखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं फॉरेनर्स लोग क्या कहते हैं। तो फॉरेनर्स में सबसे पहले तो हमारे प्रिय हेनसांग चाचा जी ही आएंगे, है ना। हेनसांग चाचा जी बहुत कुछ लिख के गए हैं, इनको लिखने का बहुत शौक था। तो इन्होंने क्या बोला हेनसांग जी ने कि ये जो नागार्जुन है ये छत्तीसगढ़ में जन्मे हुए हैं, है ना। और सद्दाह नामक राजा था कहाँ, कोसल में। ये हेनसांग जी लिखते हैं कि सद्दाह नामक एक राजा था कोसल में। नागार्जुन और ये सद्दाह दोनों मित्र थे बोलते हैं। इन्होंने ऐसा बोला कि ये दोनों क्या हैं, मित्र थे। ठीक है, तो नागार्जुन के कारण पूरे चाइना तक, सिंहल द्वीप तक कोसल का नाम विख्यात था। ये नागार्जुन बहुत ही फेमस थे, बहुत ही। कुमारजीव ने नागार्जुन के ग्रंथों का अनुवाद किया है। कौन सा, जीवन चरित, जो कि संस्कृत में था। ठीक है, चीनी भाषा में इनके ग्रंथों का अनुवाद किया गया है। चीनी फॉरेनर, चाइनीज जो आए थे, कौन, कुमारजीव नामक विद्वान थे। इन्होंने नागार्जुन के संस्कृत जीवन चरित, ये जीवन चरित किस में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है, का अनुवाद चाइनीज लैंग्वेज में किया था 405 सन 405 में, 405 में। ठीक है, नागपुर के पास में इन्होंने और क्या बोला कि नागपुर के पास में रामटेक पहाड़ी में नागार्जुन गुफा है। किसने, ये चाइनीज ने बोला है कि नागार्जुन गुफा कहाँ पर है, रामटेक पहाड़ी में है। ठीक है, और ये नागपुर के आसपास का एरिया बताया जा रहा है, जो कि महायान बौद्ध संप्रदाय के विख्यात विद्वान का स्मरण दिलाती है। सबसे मतलब मेमोरेबल है, मेमोरियल वाला है। इस वंश का अंतिम शासक पुलवामी था, आप जान गए हैं। ठीक है, अब देखो नागपुर के पास रामटेक पहाड़ी में है। अब एक और फॉरेनर आए, कौन, टॉलमी। टॉलमी कौन थे, मिस्र के ज्योतिषी थे। कौन थे ये, मिस्र के ज्योतिषी थे। इन्होंने क्या बोला कि कोसल में विशुद्ध हीरा मिला है। कहाँ, क्या मिला है, विशुद्ध हीरा। और इन्होंने बताया कि ये जो विशुद्ध हीरा है वो संबलक एरिया, अब देखिए ये संबलक बोल रहा है तो हो सकता है कि उस जमाने में ये संबलपुर को बोल रहे हैं, जो हीराकुंड बांध के किनारे, है ना। हीराकुंड बांध के किनारे क्या मिला है, हीराकुंड बांध कहाँ पर है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में है ना। तो वहीं हीराकुंड बांध के किनारे एक विशुद्ध प्रकार का हीरा मिलता है, ऐसा किसने कहा है, टॉलमी ने कहा है। ये उस मिस्र के ज्योतिषी थे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमको पता चलता है किसके बारे में, सातवाहन के बारे में। किससे, इंस्क्रिप्शन, शिलालेख से। अब ये जो शिलालेख हमको मिला है ये हमको कहाँ से मिलता है, बिलासपुर से ही। कहाँ, गुंजी दमाऊ दरहा से। कहाँ से, गुंजी दमाऊ दरहा से। इसी को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसको और क्या कहते थे, इसको कहते थे ऋषभ तीर्थ। क्या कहते थे, ऋषभ तीर्थ। लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में स्टडी किया था, है ना। तो ऋषभ तीर्थ कहते थे। यहाँ पर कुमार वरदत श्री के जो अमात्य थे उनके द्वारा 1000 गाय दान ब्राह्मणों को, किसको, ब्राह्मणों को 1000 गाय दान देने का उल्लेख है। किसमें, गुंजी दमाऊ दरहा के शिलालेख में। ठीक है, तो ये भी देखिए जो हमको मिला है किरारी के काष्ठ स्तंभ मिला है। सातवाहन कालीन हमको जो काष्ठ स्तंभ मिला है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वुडन पिलर, है ना। वुडन पिलर ये क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। तो ये क्या है, एक यज्ञ स्तंभ है। यज्ञ करने के समय स्तंभ गड़ाते थे और तालाब के बीच में ये गड़ा हुआ हमको मिला है। ठीक है, इसमें जो लैंग्वेज लिखा गया है वो प्राकृत भाषा, प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। तालाब के बीच, अब ये कौन से तालाब के बीच मिला है, हीराबंध तालाब के बीच में मिला है। इसमें ये जो काष्ठ स्तंभ है इसमें अधिकारियों के नाम आपको मिलेंगे, पद नाम मिलेंगे, यानी कि वो कौन से पोस्ट में काम करते थे, ऑफिसर्स और उनके पोस्ट के नाम मिलेंगे। लेकिन कौन से राजा के समय का ये स्तंभ है ये आपको नहीं मिलेगा। कोई भी रूलर्स का नाम उसमें नहीं लिखा है। सिर्फ क्या मिलेगा आपको, सिर्फ अधिकारियों के नाम और पदनाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें से 1-2 क्वेश्चन व्यापम और CGPSC में आए हुए हैं, तो इसको हम थोड़ा सा अपने तरीके से देखते हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला जो पोस्ट है कौन सा है, कुलपुत्रक। तो कुलपुत्रक किसे कहते थे, इंजीनियर को कहते थे, अभियंता। अब कैसे याद रखोगे आप, देखिए जब भी हम रोड देखते हैं, पुल देखते हैं, तो जो पुल है, ओवर ब्रिज है, उसको कौन बनाता है, इंजीनियर्स लोग ही बनाते हैं। आप और मैं तो बना नहीं पाएंगे, है ना। तो इंजीनियरिंग जो किया रहता है वही बनाता है। तो उससे याद रखना, कुल से याद रखना पुल, कुल से याद रखोगे आप पुल। तो ये जो पुल है वो कौन बनाता है, इंजीनियर लोग बनाते हैं। तो ये कुलपुत्रक जो कौन है, ये कौन है, इंजीनियर है, अभियंता है। ठीक, नेक्स्ट है धावक। धावक का नाम हमको मिला है पोस्ट, धावक मतलब पोस्टमैन, डाकिया। अब याद रखना धावक मतलब होता है दौड़ने वाला, है ना, धावक। तो डाकिया क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है दौड़ दौड़ के, है ना, साइकिल में हो, गाड़ी में हो, कहीं पर भी हो, तो दौड़ दौड़ के क्या कर रही है, चिट्ठी पहुंचाने का काम कर रहा है डाकिया। तो धावक से याद रखेंगे आप
पोस्टमैन, डाकिया। ठीक, महानासिका, तो महानासिका एक क्वेश्चन कैसे आता है कि भोजनालय प्रबंधक को क्या कहते थे, सातवाहन काल में भोजनालय प्रबंधक को क्या कहते थे, खजांची को क्या कहते थे, भंडागारिक किसे कहते थे, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो उससे आप मिला पाएंगे, ये शॉर्टकट तरीका आपको पता होगा तो आप उसको बता पाएंगे। ठीक है, देखिए जो इस वीडियो लेक्चर को देख रहा है वो 100% कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा, उसकी गारंटी तो मैं लेती हूँ, है ना। आप अगर अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक सीख जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है महानासिका। अब देखिए महानासिका, तो महानासिका क्या है, भोजनालय प्रबंधक है। अब देखिए जब भी हम किचन में जाते हैं तो हमको बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आती है ना। तो खुशबू हम कहाँ से लेते हैं, नाक से लेते हैं, नाक से लेते हैं कि नहीं। तो ये क्या आ गया आपका नासिका, तो नाक से हम कहाँ खुशबू लेंगे, भोजनालय में लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गणक। गणक मतलब देखो गणक मतलब नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि कैलकुलेटर का काम करता होगा, है ना। गणक गणना करने वाला, तो गणना। खजांची, खजांची मतलब क्या होता है कि जो खजाने, उस ज़माने में तो सेविंग बैंक अकाउंट वगैरह ऐसा कुछ था नहीं, तो ये लोग क्या करते थे, खजाना भर भर के रखते थे और उसका एक पहरेदार रख देते थे कि भैया तुम गिन के बताओ कितना हमारे पास खजाना है ना। तो गणना करते थे, कैसे गिन के बताएगा, गणना करके बताएगा, कैलकुलेट करके। तो गणक से याद रखना कौन है, खजांची है। ठीक, नेक्स्ट है भंडागारिक, देखो नाम में ही है भंडागारिक, तो भंडार गृह का अधिकारी। भंडार से याद रखना, भंडार मतलब स्टोर रूम का जो अधिकारी था, ऑफिसर था, जिसमें जो जो सामान रखते थे, गार्ड था, उसका नाम था भंडागारिक। महासेनानी, नाम से ही है, आपको पता चल जाएगा महासेनानी मतलब वो क्या है, सेनापति है। पादमूलिक, अब देखिए पाद मतलब क्या होता है, पैर, पैदल, चप्पल। तो जब भी आप मंदिर जाते हैं, है ना, अब इसको आप ऐसे ले सकते हैं, मंदिर जाते हैं तो मंदिर मैक्सिमम क्या होता है, चप्पल चोरी हो जाता है ना। तो पादमूलिक में चप्पल चोरी ना हो करके मंदिरों की रक्षक, मंदिरों के बाहर में रक्षक लगा देते हैं, है ना। तो चरण पादुका बोलते हैं ना, वही है, पादमूलिक है। तो मंदिरों का रक्षक बना दिया जाता है ताकि चप्पल चोरी ना हो, इसलिए पादमूलिक। ठीक, नेक्स्ट है हमारा गृहपति, नाम में ही है, गृह मतलब क्या हो गया, महल हो गया। तो गृहपति प्रबंधक, राजमहल का जो प्रबंधक है वो गृहपति हो गया। नेक्स्ट पलविथिद पालक। अब देखिए ये पालक भले लिखा हुआ है ना, लेकिन ये पालक नहीं खाता था, ये मांस बाजार में रहता था, पालक नहीं बेचता था, क्या था, जस्ट अपोजिट, मांस बेचता था। तो मांस बाजार का अधिकारी जो हो गया वो पलविथिद पालक हो गया। ठीक है, याद रहेगा। एक वेजिटेरियन है तो ये वेजिटेरियन दिख रहा है भले, लेकिन बाहर से क्या ये नॉन वेजिटेरियन है, मांस बाजार का अधिकारी होता था। नेक्स्ट है फिर गृहपति, फिर से लिखा गया है। नेक्स्ट है अश्वारोह और हस्तारोह। अश्वारोह मतलब होता है, अश्व मतलब होता है घोड़ा और हस्त मतलब होता है हाथी। तो रोह, अश्वारोह और हस्तरोह घोड़ा और हाथी के गृह का अधिकारी है। जो अस्तबल और हाथी के रहने की जगह का जो गार्ड रहता था उसको हम बोलते थे अश्वारोह या हस्तारोह। ठीक, गो मंडलिक, अब ये भी पता होगा आपको, गो मतलब क्या होता है, गाय। तो ये गौशाला का अधिकारी है वो गो मंडलिक है। रथिक, रथिक मतलब रथ चलाने वाला, जो रथ का ध्यान रखे, रथ, इससे याद रखना। तो रथ चलाने वाला क्या हो गया, सारथी। ठीक है, रथ चलाने वाले को क्या बोलेंगे, सारथी। यह भी हम MCQ करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसको याद रखना। और याद नहीं भी रहेगा तो भी आप ऑप्शन से बता दोगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा ट्रिक है ना। आई होप आप अपने एग्जाम में इसको अमल करें, है ना। चलिए नेक्स्ट है प्रतिहार। क्या है ये, प्रतिहार। तो प्रतिहार क्या करेगा, हार द्वार, अरे द्वारपालो। ठीक है, तो प्रतिहार क्या रहेगा, एक द्वारपाल रहेगा। सौगंधक, देखो नाम में ही है, गंध आ रही है, खुशबू आ रही है, सुगंध, सौगंध मतलब सुगंध आ रही है ऐसे। तो इत्र अधिकारी परीक्षण था, भैया कौन क्या क्या परफ्यूम मार के आया है इसको ये अधिकारी था, परीक्षण करता था। सौगंधक, इत्र अधिकारी परीक्षण, इत्र परीक्षण अधिकारी था ये, कौन, सौगंधक है। फिर यानशाला युद्धागरिक। अब देखिए यान मतलब हो गया रथ, है ना। युद्ध में हम क्या यूज़ करते हैं, अस्त्र शस्त्र यूज़ करते हैं। तो रथ सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अस्त्र शस्त्र सही से हैं कि नहीं है, जंग तो नहीं लगा है, कोई डुप्लीकेट तो नहीं दे दिया है, ऐसा करके इसकी रक्षा करता था कौन, यानशाला युद्धगारिक। युद्ध से याद रखना कि युद्ध में क्या क्या यूज़ होता है, अस्त्र और रथ यूज़ होता है। ठीक है, आई होप आपको ये सब ट्रिक बेनिफिट हो, हेल्पफुल हो। तो ये सब आप जो वुडन पिलर में इंस्क्राइब्ड है या नहीं भूलेंगे, है ना। ये आपको किस में मिलेगा, किरारी के काष्ठ स्तंभ में लिखा हुआ मिलेगा। किरारी के काष्ठ स्तंभ के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं
देखिए ये है दुर्लभ काष्ठ स्तंभ जो बिलासपुर जिले के किरारी गांव से मिला है। कहाँ से? हीराबंधा तालाब से मिला है ना। इसमें कोई भी शासक का उल्लेख नहीं है। इस लेख में अनेक शासकीय अधिकारियों के नाम और पदनाम का विवरण है। ये देखिए ये है। अब अगर चलिए फिर आज का वीडियो लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। आज हमने देख लिया सातवाहन तक के, ठीक है। सातवाहन के बाद हम आगे छोटे छोटे जो डायनेस्टी है, मेघ डायनेस्टी है, मित्र डायनेस्टी है, ये सब हम डील करेंगे। फिर उसके बाद हम मेन कौन सा, नंद, गुप्ता और वाकाटक के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही रोमांचक तरीके से इसको पढ़ेंगे हम। बहुत ही जल्दी वो वीडियो भी आ जाएगा वाकाटक, गुप्ता और नल डायनेस्टी के, है ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, इतने अच्छे तरीके से आपको बताऊंगी कि आप इसको भूल नहीं पाएंगे कि कौन सा राजा क्या था, किसने किसको कैसे मारा, क्या मारा, ठीक है। और हमको कौन कौन से चीज़ें मिलती हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। चलिए फिर, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी इस वीडियो लेक्चर का फ़ायदा उठा रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, है ना। मुझे एक दो लोगों ने मैसेज किया था कि मैम जीपीएससी में आपने जो महाभारत और रामायण के बारे में बताया था वो क्वेश्चन आया था, तो हमने वैसे के वैसे नोट्स, हमने आपका एक दिन पहले ही वीडियो देखा था तो उससे हमको बहुत हेल्पफुल मिला। तो वैसे की वैसे हमने नोट्स बना के लिख दिया है करके। तो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि चलिए भाई पीएससी के लोग भी हमारे नोट्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। चलिए, थैंक यू।